हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग नाबार्ड ग्रेड ए 2026 के लिए एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब तक हम लोग इसके पिछले 21 सेशंस में हम लोगों ने एग्रीकल्चर कंप्लीट करा। लिविंग फिशरीज बिहाइंड फिशरीज वाला टॉपिक अभी हमने नहीं करा है। सेशन 22 है, इसमें हम लोग रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे। रूरल डेवलपमेंट में टोटल 3 यूनिट्स हैं। अगर हम लोग सिलेबस को देखें तो ये हमारा रूरल डेवलपमेंट है। पूरा रूरल डेवलपमेंट हम लोग इसी वीडियो में कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ना, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा है। सारे इश्यूज हम लोगों ने रूरल एरियाज़ के पढ़े हुए हैं पीछे की यूनिट्स में, तो वही सब कुछ यहाँ पर आएगा। तो ऊपर ऊपर से करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा इन डेप्थ कुछ करने की नीड नहीं है। जो भी यहाँ पर इन डेप्थ करने का पॉइंट होगा उसे हम लोग अपने जब डिस्क्रिप्टिव आंसर्स करेंगे वहाँ पे वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। क्योंकि ये जो तीनों ही यूनिट्स है ना, तीनों की तीनों यूनिट्स हमारी करंट अफेयर्स पे ज़्यादा डिपेंड करती हैं। जैसे रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया की बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट की, तो इसके अंदर क्या है, जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, फार्मर या एग्रीकल्चर लेबर है, आर्टिशियंस हैंडीक्राफ्ट्स है, इनके लिए जो गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही है वो हमें यहाँ पर पढ़नी है। ट्रेंड ऑफ चेंज इन रूरल पॉपुलेशन एंड रूरल वर्कफोर्स, ट्रेंड और चेंज क्या आ रहा है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही हैं, जो उनका एम ऑब्जेक्टिव है, वही चेंज यहाँ पर लेकर आया जा रहा है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल में, जिसमें उनके फंक्शंस एंड वर्किंग देखेंगे। बट सिर्फ इतना ही देखना है। अब मनरेगा स्कीम हो गई, एनआरएलएम स्कीम हो गई, रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम्स हो गए, तो ये सब और सब हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है हम लोग सिर्फ उतना ही करेंगे, और एक वीडियो में इन दोनों यूनिट्स को मैं कवर करा दूंगा। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे। 2 से 3 पार्ट्स का वीडियो रहेगा। सिलेबस में सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल एरिया। तो जो रूरल एरिया की हम लोग जब बात करते हैं, हम लोग इंडिया को हमेशा बोलते हैं ना कि इंडिया रूरल इकोनॉमी है, क्योंकि जो विलेजेस हैं वो हमारे सोशल कल्चरल इकोनॉमिक लाइफ का सेंटर है। अर्बनाइजेशन नो डाउट बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और पिछले कुछ डिकेड्स में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है। बट उसके बाद भी इंडिया की जो लार्ज पॉपुलेशन है, या जो लार्ज चंक है हमारी पॉपुलेशन का, वो रूरल एरियाज में रहता है। ये जो रीजन्स होते हैं, जो रूरल रीजन्स होते हैं, ये सिग्निफिकेंटली एग्रीकल्चर के होते हैं, फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई वाला रीजन होता है। कॉन्सिक्वेंटली रूरल एरिया का अंडरस्टैंडिंग भी होना है, या उसका कॉन्सेप्ट पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की हम लोग बात कर पाए। एट द एंड नाबार्ड में जब जाएंगे तो वो है क्या, नेशनल बैंक ही तो है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का। तो रूरल डेवलप तो आप तभी करोगे जब आपको रूरल एरियाज, उसके इश्यूज, वो सब कुछ पता हो। मीनिंग बात करें रूरल रूरल एरिया की, तो रूरल एरिया जो होता है वो जोग्राफिक रीजन होता है जो कि टाउन और सिटीज की लिमिट्स के बाहर का होता है। और मेजोरिटी पीपल यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड। ये जो एरियाज होते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, और फ्यूअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होती है एज कम्पेयर टू द अर्बन सेंटर्स। इकोनॉमी जो रूरल एरिया की होती है, इट इज क्लोजली लिंक्ड टू नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड, वाटर, फॉरेस्ट एंड लाइवस्टॉक। सेंसस या डेफिनेशन, मतलब सेंसस डेफिनेशन की बात करें अगर रूरल एरिया के लिए हम लोग, तो इंडिया में जो सेंसस है, इट डज नॉट प्रोवाइड अ डायरेक्ट डेफिनेशन ऑफ रूरल एरिया। इंस्टेड इन्होंने एक एक क्राइटेरिया बता दिया है। इट स्पेसिफाइज द क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग एन अर्बन एरिया। अब जो भी कोई एरिया अर्बन एरिया नहीं है उसे हम लोग ऑटोमेटिकली रूरल एरिया मान लेते हैं। दैट मीन्स हमारे सेंसस में हमें अर्बन एरिया बताया हुआ है। कोई भी एरिया अगर ऐसा है जो कि अर्बन एरिया नहीं है, तो उसको हम लोग रूरल एरिया मान लेंगे। एरिया जो होते हैं अर्बन एरिया, है ना, वो कब है, एरिया इज क्लासिफाइड एज एन अर्बन एरिया अगर ये आइदर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज में जाता है। एक स्टैट्यूटरी टाउन है, एक सेंसस टाउन है। स्टैट्यूटरी टाउन क्या होता है, ये वो सेटलमेंट होता है जिसे ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाता है अर्बन बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। सच सेटलमेंट जो होते हैं, दे आर गवर्न बाय द स्टैट्यूटरी लोकल बॉडीज इंक्लूडिंग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपालिटीज, कंटोनमेंट बोर्ड या अदर नोटिफाइड कमिटीज। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉपुलेशन साइज या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, ये जो सेटलमेंट्स है इन्हें अर्बन माना जाता है बिकॉज ऑफ देयर स्टैट्यूटरी स्टेटस। फिर आते हैं सेंसस टाउन। सेटलमेंट को हम लोग सेंसस टाउन कहते हैं अगर वो आइदर ऑफ दीज थ्री कंडीशन साइमल्टेनियसली फॉलो करें। क्या क्या, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सेटलमेंट शुड बी 5,000 और मोर, इंडिकेटिंग द मिनिमम पॉपुलेशन रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई एज अर्बन। 75% ऑफ द मेल जो होंगे यहाँ पर ऐसे टाउन में जिसे हम लोग अर्बन मान रहे हैं, 75% ऑफ द मेल मेन वर्किंग पॉपुलेशन जो हो, वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर हो, रिफ्लेक्टिंग अ शिफ्ट अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर एज द डोमिनेंट ऑक्यूपेशन। ठीक है। और क्या है, जो सेटलमेंट होगा दे शुड हैव अ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एटलीस्ट 400% पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि रिलेटिवली कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन है एज कंपेयर टू द रूरल। तो एनी सेटलमेंट जो इन तीनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, उसे हम लोग रूरल एरिया बोलते हैं।
रूरल एरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये 7 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या-क्या? एग्रीकल्चर प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वहाँ का, लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंस है, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग सोशल एंड कम्युनिटी बॉन्ड्स है, लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और ट्रेडिशनल कल्चर का प्रिजर्वेशन है। हम जब एग्रीकल्चर को एज अ प्राइमरी ऑक्यूपेशन बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? जो एग्रीकल्चर होता है वो हमारे रूरल इकोनॉमी की बैकबोन होती है और जो मेजोरिटी हाउस होल्ड्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करते हैं। यहाँ पर क्रॉप कल्टीवेशन एलिड एक्टिविटीज के अलावा डेयरी फार्मिंग होती है, फिशरीज होती है, पोल्ट्री फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। तो ये सब कुछ रूरल इनकम और एम्प्लॉयमेंट को कंट्रीब्यूट करता है। जब लो डेंसिटी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो रूरल एरियाज जो होते हैं उनके पास यूजुअली लोअर कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन होती है एज कम्पेयर टू द अर्बन सेंटर। जो हमारे अर्बन सेंटर्स होते हैं उसमें क्या होता है वो ज़्यादा वाइडली, मतलब जो रूरल सेंटर्स होते हैं, सॉरी, घर जो होते हैं ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ग्रेटर अवेलेबिलिटी होती है एग्रीकल्चर लैंड की, ओपन स्पेसिस होते हैं, तो इसलिए क्या होता है डेंसिटी कम हो जाती है, तो उससे कंजेशन कम होता है। बट इस सब के साथ साथ कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विस भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, शहरों में आपको एक पर्टिकुलर एरिया में मान लीजिए आपको 2 बीघा जमीन की बात कर लिया, 5 एकड़ की से फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, तो शहरों में 5 एकड़ में पता नहीं कितने ढेर सारी फैमिलीज रह रही हैं। गांव में तो एक आदमी की खेती 5-5 एकड़ से ज़्यादा हो जाता है कई बार। तो इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है और कंजेशन भी कम होता है। डिपेंडेंस और नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो जो रूरल कम्युनिटीज होती है ना, दे आर हैविली डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि फर्टाइल लैंड, वाटर बॉडीज, फॉरेस्ट और क्लाइमेटिक कंडीशन। एज अ रिजल्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और रूरल इनकम जो होती है वो हाईली वल्नरेबल है टू वेरियस नेचुरल क्लैमिटीज, क्योंकि जो भी नेचुरल कंडीशंस में अगर छेड़खानी होती है तो उससे एग्रीकल्चर हमारा अफेक्ट होने लगता है। लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कंपेयर टू द अर्बन एरियाज। ऐसा नहीं होता नहीं है, बट अर्बन एरियाज के कंपेरेटिवली वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। जो रूरल एरिया जो होते हैं एज कम्पेयर टू द अर्बन एरिया, जनरली रिलेटिवली अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ होते हैं। ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किए गए हैं पीछे के कुछ सालों में, बट अभी भी बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे तरह तरह की डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं, क्वालिटी रोड्स में, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, एजुकेशन में, डिजिटल कनेक्टिविटी, इरिगेशन और मार्केटिंग इंफ्रा में। स्ट्रॉन्ग सोशल और कम्युनिटी बॉन्ड्स होते हैं। रूरल सोसाइटीज जो होती हैं दे आर कैरेक्टराइज बाय क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। फैमिलीज, विलेज इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सब लोग कई बार कलेक्टिवली आते हैं और लोकल इश्यूज को एड्रेस करते हैं, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करते हैं। लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से हमारा मतलब है इसके अंदर की जो एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इन द रूरल एरियाज वो जनरली लोअर है देन द अर्बन एरियाज। क्यों? क्योंकि लो इनकम लेवल्स है, लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है और लोअर एजुकेशनल अटेनमेंट है। और इस सब के अलावा रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस होती है टू मॉडर्न हेल्थ केयर एंड पब्लिक सर्विस। प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल चेंज से मतलब होता है जो रूरल इंडिया होता है, इट कंटिन्यूज टू प्रिजर्व अ रिच कल्चरल हेरिटेज थ्रू ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स, फोक डांसेस, हैंडीक्राफ्ट, लोकल कस्टम्स, इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम। एंड इस सबसे क्या होता है, ये ओवर द ईयर जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन भी होता चला जाता है। रूरल एरियाज की इंपॉर्टेंस की बात करें तो 3 तरह से हम इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं: इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सोशल इंपॉर्टेंस और एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से हमारा मतलब होता है जो रूरल एरियाज है वो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है फूड ग्रेन के, फ्रूट्स के, वेजिटेबल, मिल्क, फिश और अदर एग्रीकल्चर कमोडिटीज के। ठीक है, ये हमारे और हर चीज के वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है जो कि हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी को कैटर करता है। सब इसके अलावा एक तो हमारा ये हो गया कि मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर को कैटर कर रहा है नेशनल फूड सिक्योरिटी में। दूसरा, हमारी बहुत सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं जैसे टेक्सटाइल हो गया, शुगर हो गया, पेपर हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया। यहाँ पे रॉ मटेरियल आता है इनके थ्रू। रूरल रीजन जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देते हैं टू अ सब्सटेंशियल पॉपुलेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर और एलिट सेक्टर्स में। सोशल इंपॉर्टेंस की हम लोग इसमें बात करें तो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इनकम इनक्वालिटी बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्रूविंग लाइवलीहुड। रूरल कम्युनिटीज जो होती है दे प्रिजर्व इंडियाज कल्चर, ट्रेडिशन, फोक आर्ट, हैंडीक्राफ्ट एंड इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम्स। डेवलपमेंट ऑफ रूरल सिस्टम जो होता है इट विल प्रमोट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट एंड रिड्यूसेस एक्सेसिव माइग्रेशन टुवर्ड्स अर्बन सेंटर्स। फिर एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस आ जाती है जिसके अंदर बताया जाता है कि जो रूरल एरियाज होते हैं वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, बायोडाइवर्सिटी में, वाटर रिसोर्सेज में और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में रूरल एरियाज का बहुत इंपॉर्टेंट जॉब रोल होता है।
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी रूरल एरियाज में अडॉप्ट होती है दैट कंट्रीब्यूट्स टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें रूरल डेवलपमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारना है, इकोनॉमिक वेलबींग को सुधारना है फॉर द पीपल हु आर ऑलरेडी लिविंग इन विलेजेस। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसे हम लोग अचीव कर पाएंगे थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड इंफ्रा इंटरवेंशन। मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है कि हमारे अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है थ्रू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, इरिगेशन एंड बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ठीक, फिर ये प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फार्म और नॉन फार्म दोनों सेक्टर्स में, जिससे रूरल इनकम और एनहेंस होती है। इट रिड्यूसेस पॉवर्टी बाय प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इंप्रूविंग एक्सेस टू प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। मतलब ये आपकी रिड्यूसिंग पॉवर्टी को भी प्रमोट करता है इंक्लूसिव ग्रोथ के नाम से। ऐसा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जैसे कि रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं रूरल डेवलपमेंट के। क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन को और ज़्यादा एक्सपेंड करना, उसकी एक्सेस को। फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना थ्रू बैंकिंग सर्विसेज, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम्स। एंड एनकरेज करना मैन वुमेन को, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को, एसएचजीज को, कि आप कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाओ। ensuring sustainable utilization of natural resources while protecting the environment for future generation। इंडिया के रूरल इकोनॉमी के अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें तीन मेजर सेक्टर्स बने होते हैं। सबसे पहला हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर जो होता है हमारी रूरल इकोनॉमी का फाउंडेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्ट यूटिलाइजेशन किया जाता है। वर्ड्स पे ध्यान रखिएगा, नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्ट यूटिलाइजेशन किया जाता है प्रोडक्शन के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द रूरल पॉपुलेशन अपना लाइवलीहुड इसी प्राइमरी सेक्टर से निकालती है, और इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होती है वो हम लोग एक एक करके समझते हैं। जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रूरल इकोनॉमी का। इसमें क्रॉप्स का कल्टीवेशन होता है, सेरल्स का, पल्सिस का, ऑयल सीड्स का, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, शुगर्स का, जो भी अब तक हम लोगों ने पढ़ा है। इससे हमें फूड सिक्योरिटी मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है तरह तरह की इंडस्ट्रीज का। फॉर एग्जाम्पल, cotton is one very important raw material for the entire textile industry, cotton and silk। okay? फिर एनिमल हस्बेंड्री आता है प्राइमरी सेक्टर के अंदर, जिसके अंदर ब्रीडिंग और मैनेजमेंट होता है लाइव स्टॉक का, जैसे कैटल, बफेलो, गोट, शीप, पिग्स, पोल्ट्री। ये फार्मर्स की इनकम को सप्लीमेंट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग मिल्क, मीट, एग, वूल एंड मैन्योर। और उसके अलावा एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड की तरह भी काम करता है इवन इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर। फिर डेयरी फार्मिंग होता है। डेयरी फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट एलाइड एक्टिविटी हो गई है रूरल इंडिया की। इसमें एक रेगुलर इनकम बनी होती है फार्मर्स के लिए टू फार्म हाउस होल्ड थ्रू आउट द ईयर, एंड इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बन चुका है। फिशरीज, फिशरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारी रूरल इकोनॉमी का। इसमें फिशिंग और एक्वाकल्चर होता है। इसमें मिलियंस ऑफ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, स्पेशली कोस्टल रीजन के लोगों को, रिवर बेसिन के आसपास के लोगों को, इनलैंड वाटर बॉडीज के थ्रू। और फिशरी सेक्टर जो होता है हमारे एक्सपोर्ट को भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोगों ने इसकी न्यूज पढ़ी है कि इंडिया का मैरीन एक्सपोर्ट कितना हुआ है और फिशरीज का एक्सपोर्ट कितना हुआ है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट बिकॉज यू गाइस आर प्रिपेयरिंग तो आई बिलीव आपको जरूर याद होना चाहिए। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री में कल्टीवेशन, कंजर्वेशन और यूटिलाइजेशन होता है फॉरेस्ट रिसोर्सेज का। जो रूरल कम्युनिटीज होती है वो टिम्बर, फ्यूलवुड, बैम्बू, मेडिसिनल प्लांट और कुछ कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेकर आते हैं फॉरेस्ट से, तो ये उन लोगों की रूरल इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर की जब बात करते हैं तो एग्रीकल्चर की एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है जिसके अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, स्पाइसेस, मेडिसिनल प्लांट्स, इन सब का कल्टीवेशन किया जाता है। ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ आपको ब्रीफली बता रहा हूँ यहाँ पर। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर के अंदर क्या होता है, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। सेरिकल्चर क्या होता है, इट इज द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर सिल्क प्रोडक्शन। इंडिया वर्ल्ड के मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से एक है, और सेरिकल्चर के अंदर भी थाउजेंड्स ऑफ रूरल हाउस होल्ड को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एपीकल्चर, एपीकल्चर हम लोग कहते हैं बी कीपिंग को, जिसके अंदर हनी बीज की साइंटिफिक रेयरिंग होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी, बीज वैक्स और अदर बी प्रोडक्ट्स। ये क्रॉप प्रोडक्टिविटी के लिए भी अच्छा होता है बिकॉज इट इंप्रूव्स द क्रॉप प्रोडक्टिविटी थ्रू पॉलिनेशन। फिर सेकेंडरी सेक्टर होता है। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या होता है, रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करने के लिए सेकेंडरी सेक्टर होता है। जो भी प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल आ रहे हैं उसे फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सेकेंडरी सेक्टर को यूज करते हैं। इसमें जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे शुगर मिल्स है, राइस मिल्स हैं, फ्लोर मिल्स हैं, एडिबल ऑयल की मिल्स हैं, या कॉटन गिनिंग यूनिट्स हैं, डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट्स है, टी प्रोसेसिंग यूनिट्स है। ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई। कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है जो लोग अपने घरों में, या स्मॉल स्केल प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं
तो आमतौर पे किसी लोकल स्किल या लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल के लिए होती है, जिसमें लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और आमतौर पे लोग इसे घर से ही कर लेते हैं, जैसे पॉटरी हुई, वीविंग हुई, कारपेंटरी हुई, ब्लैक स्मिथ हुई, बैम्बू प्रोडक्ट्स हुए, कॉयर प्रोडक्ट्स हुए, या हैंडमेड पेपर हुआ। फिर विलेज इंडस्ट्रीज होती है। विलेज इंडस्ट्रीज का सबसे अच्छा एग्जांपल केवीआईसी है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो इसमें क्या होता है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश की जाती है रूरल एरियाज में यूजिंग लोकल रिसोर्सेज एंड लेबर। जैसे केवीआईसी हो गया, तो वो इस तरह की इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हैं ताकि रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और माइग्रेशन रिड्यूस हो जाए। हैंडलूम इंडस्ट्री होती है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री होती है, रूरल मैन्युफैक्चरिंग होती है। हैंडलूम इंडस्ट्री के अंदर फैब्रिक्स बनता है जो कि लूम्स में ऑपरेट होता है, इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में से एक है। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू मिलियन ऑफ वीवर्स, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की बात करें तो डेकोरेटिव और यूटिलिटी आइटम्स ये बनाते हैं थ्रू यूजिंग ट्रेडिशनल स्किल्स, जैसे वुडन क्राफ्ट हुआ, मेटल क्राफ्ट हुआ, टेराकोटा हुआ, एम्ब्रॉयडरी हुआ, कारपेट्स हुए, बैम्बू प्रोडक्ट्स हुए। रूरल मार्केटिंग के अंदर कोई रूरल मैन्युफैक्चरिंग में स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है जो कि रूरल एरियाज में लगी होती है। ये रूरल फर्नीचर, ब्रिक्स, एग्रीकल्चर इम्प्लांट्स, गारमेंट्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सब बनाती हैं। तो ये यूनिट्स क्या करती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को डाइवर्सिफाई करती हैं एंड फर्दर रूरल इकोनॉमी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करती हैं। टर्शरी सेक्टर होता है। टर्शरी सेक्टर की बात करें तो टर्शरी सेक्टर में वो सर्विसेज होती है जो कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स को फैसिलिटेट करती हैं। जैसे बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज है, जिनका क्या काम है, लोन देना। बैंक्स हैं, आरआरबीज हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, नाबार्ड बना, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हुए, एसएचजीज हुए, जो कि क्रेडिट, सेविंग, इंश्योरेंस और अलग तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं रूरल हाउस होल्ड्स को। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, जिसमें रोड, रेलवे, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क है ताकि मार्केट एक्सेस अच्छी हो जाए, मूवमेंट ऑफ गुड्स को फैसिलिटेट किया जा पाए और रूरल प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर के साथ कनेक्ट किया जा पाए। ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर आता है फिर टर्सरी सेक्टर में, जिसमें विलेज मार्केट्स होते हैं, वीकली हाट्स होते हैं या होलसेल मार्केट्स होते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि बाई एंड सेलिंग प्रमोट करते हैं एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। एजुकेशन सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज और आईटी सर्विसेज। इसमें आई डोंट थिंक कुछ भी ऐसा पढ़ाने का बच्चा है, ये आप लोग रीड करके खुद भी देख सकते हैं। फिर हमारे पास रूरल नॉन फार्म सेक्टर आता है। रूरल नॉन फार्म सेक्टर को आरएनएफएस बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। आरएनएफएस के अंदर क्या होता है, इसमें जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो रूरल एरियाज के अंदर हो रही है, अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज के अलावा जो भी एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रूरल एरिया में है, दे आर रूरल नॉन फार्म सेक्टर। ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट की तरह निकल के आ रहा है रूरल इकोनॉमी में, और एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इनकम डाइवर्सिफिकेशन बन चुका है। इसके अंदर जैसे रूरल मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट, रिपेयर सर्विसेज, टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट, फूड प्रोसेसिंग, टेलरिंग, रिटेल बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी, या अलग अलग तरह की प्रोफेशनल सर्विसेज, ये सब मिला के रूरल फार्म सेक्टर बनता है। इंपॉर्टेंस क्या होती है कि ये इसलिए बढ़ गया क्योंकि इसमें के अंदर क्या, जो एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस होती है वो कम हो जाती है। एम्प्लॉयमेंट देता है इवन एग्रीकल्चर के ऑफ सीजन में, एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करता है और पॉवर्टी रिडक्शन में रिड्यूस करता है। फिर हमारी कॉटेज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, एमएसएमईज के अंदर आती हैं, जो कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है। ये रूरल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें लोकल एंटरप्रेन्योरशिप होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डाइवर्स होती हैं। इसकी इन इन एंटरप्राइजेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जनरली लोकल रॉ मटेरियल को यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, और लोकल लेबर को भी एम्प्लॉय करते हैं। तो इससे क्या हुआ, एक तो इनोवेशन आई, वैल्यू एडिशन हुआ, और सिग्निफिकेंटली एक्सपोर्ट्स को भी इसमें कंट्रीब्यूशन होता है इसका। इसके लिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी हैं अलग अलग, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम है, स्टार्टअप इंडिया योजना है, मुद्रा योजना है, जो फर्दर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को और ज्यादा स्ट्रेंथन करती है और ज्यादा प्रमोट करती है। तीनों ही सेक्टर्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ऑल्दो तीन सेक्टर क्लासिफाइड सेपरेटली बट आर क्लोजली इंटररिलेटेड। प्राइमरी सेक्टर जो है रॉ मटेरियल देता है सेकेंडरी सेक्टर को फॉर प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी सेक्टर उस रॉ मटेरियल को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कर रहा है जिन्हें डोमेस्टिक या इंटरनेशनल मार्केट में सेल किया जा सकता है। टर्शरी सेक्टर वो बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, कम्युनिकेशन या बाकी सपोर्ट सर्विसेज दे रहा है, सो दैट प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर ढंग से काम कर पाए। इसलिए तीनों ही सेक्टर का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमी के मेजर फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो क्या डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एग्रीकल्चर जो है वो डोमिनेंट सोर्स है लाइवलीहुड का, ऑल्दो इसका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट में ग्रेजुअली डिक्लाइन होता जा रहा है क्योंकि डाइवर्सिफाइड सोर्सेज आ रहे हैं। लैंड होल्डिंग जनरली हमारे पास स्मॉल और फ्रेगमेंटेड है, ठीक है, लिमिटेड इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी लिमिटेड रहती है।
सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का वो अभी भी साउथ वेस्ट मानसून पर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से रूरल इनकम्स वल्नरेबल होती हैं फॉर क्लाइमेटिक अनसर्टेनिटीज। इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेट करता है एम्प्लॉयमेंट में, विद मैनी वर्कर्स एंगेजिंग इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और कैजुअल लेबर। रूरल नॉन फार्म सेक्टर की बात करें आरएनएफएस की, तो इसने कंसिडरेबली ज्यादा एक्सपेंड कर दिया है ताकि नई अपॉर्चुनिटीज मिले मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में, ट्रेड में, कंस्ट्रक्शन में। गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है थ्रू सब्सिडीज, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, इंफ्रा डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। वो रूरल लाइवलीहुड्स को सस्टेन करने के लिए या सस्टेनेबल बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाबार्ड का क्या रोल है? नाबार्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में। जैसे रिफाइनेंसिंग असिस्टेंस मिलता है कोऑपरेटिव बैंक्स को, आरआरबीज को, बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है आरआईडीएफ के थ्रू। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप को प्रमोट करता है। वाटरशेड डेवलपमेंट को, क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर को और सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करता है थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस, स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स। फर्दर, नाबार्ड प्रमोट डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन एग्रीकल्चर एंड रूरल फाइनेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल सेक्टर की बात करें तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में क्या है कि इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। जैसे सोर्स ऑफ फूड सिक्योरिटी है। रूरल एरिया मेजोरिटी इंडिया के फूड ग्रेन्स बनाते हैं, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग, मीट, फिश यहाँ से आता है, तो हमारा सोर्स ऑफ फूड सिक्योरिटी है। एम्प्लॉयमेंट मिलता है बहुत सारा, डायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर को भी हमने समझा, सेकेंडरी सेक्टर को भी हमने समझा, टर्टरी सेक्टर को भी समझा। हर सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, हर सेक्टर में एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है, जब एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज हमारे नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है, दैट मीन्स वो नेशनल इनकम में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। रूरल सेक्टर एसेंशियल रॉ मटेरियल सप्लाई करता है तरह तरह की इंडस्ट्रीज को, जैसे कॉटन देता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को, शुगर केन मिलता है शुगर इंडस्ट्रीज को, जूट मिलता है जूट इंडस्ट्रीज को, ऑयल सीड देते हैं एलिजिबल ऑयल सीड इंडस्ट्रीज को, मिल्क मिलता है डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट्स को, टिम्बर मिलता है फर्नीचर और पेपर इंडस्ट्रीज को। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का प्रमोशन मिलता है, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर आउटपुट पे डिपेंड करती हैं। हायर रूरल इनकम इंक्रीजेस डिमांड फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जैसे ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर, कंज्यूमर गुड्स, मोटरसाइकिल या हाउस होल्ड अप्लायंसेस। तो रूरल मार्केट्स भी मेजर कंज्यूमर बन गए हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के। एक्सपोर्ट में भी कंट्रीब्यूट करता है, जैसे हमने तरह तरह के भी न्यूज में भी पढ़ा। इसकी थ्योरी आप थोड़ा तो सामने लिखी हुई है। चावल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कॉटन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने बेरीज और ये सब एक्सपोर्ट करा था जम्मू कश्मीर से यू। फिर इसके बाद बात आती है रूरल डेवलपमेंट की सोशल इंपॉर्टेंस की। सोशल इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जब एग्रीकल्चर में रूरल एरियाज में लोग काम करते हैं तो पॉवर्टी रिडक्शन में एड करता है। तो रूरल डेवलपमेंट अगर हमारा होता है उससे पॉवर्टी रिडक्शन होगी, पॉवर्टी इरेडिकेशन होगी। जो फार्मर्स होंगे रूरल एरियाज में, जो लोग अपने लाइवलीहुड के लिए डिपेंड करते हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी जब डेवलपमेंट आएगा, और उनका लाइवलीहुड इंप्रूव होएगा। इंक्लूसिव ग्रोथ। जब रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इंक्लूसिव ग्रोथ भी होती है। इंक्लूसिव ग्रोथ से मतलब होता है सोसाइटी के हर सेक्शन की ग्रोथ। दैट इंक्लूड्स कि कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना बचे और कोई जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना बचे, एज बेस्ड ना बचे। सीनियर सिटीजन्स का भी उसमें इंक्लूड किया जाता है, वुमेन्स का, बच्चों का, और जो हमारे पास एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी कैटेगरीज होती हैं उनका भी। तो रूरल सेक्टर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ensuring that benefits of economic development reaches all section of the society। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को भी सपोर्ट करता है, वुमेन्स को भी सपोर्ट करता है, एससी, एसटी और बाकी डिसएडवांटेज ग्रुप्स को भी सपोर्ट करता है, और रीजनल डिस्पैरिटी को कम करता है। वुमेन एम्पावरमेंट होता है। जब वुमेन होती हैं तो वो रूरल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट वर्कफोर्स क्रिएट करती है। जैसे वुमेन ओन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, वो फिर एग्रीकल्चर में, लाइव स्टॉक रेयरिंग में, डेयरी फार्मिंग में, इन अलाइड एक्टिविटीज़ के अंदर भी पार्टिसिपेट करती हैं। तो इससे वुमेन एम्पावरमेंट होता है। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। रूरल इंडिया के अंदर क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज उन्होंने प्रिजर्व करके रखी हुई है, और सेंचुरीज से जो हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो करते आ रहे हैं। उसमें चाहे फोक म्यूजिक हो, फोक डांस हो, ट्रेडिशनल क्राफ्ट हो, इंडिजीनियस फार्मिंग टेक्निक्स हो, हैंडलूम वेविंग हो, या फिर लोकल फेस्टिवल्स हो। तो रूरल सेक्टर इंडिया की रिच कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके रखता है। इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। जब रूरल एरियाज का डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, ये सारी चीज़ें भी पहुँचती हैं। और जब ये पहुँचती हैं तो ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो रूरल कम्युनिटीज़ की इम्प्रूव होती है। डेमोग्राफिक इंपॉर्टेंस क्या होती है रूरल सेक्टर की? एक तो ये होम है लार्ज पॉपुलेशन के लिए।
सब्सटेंशियल पॉपुलेशन जो है इंडिया की पॉपुलेशन का, वो रूरल एरियाज में रहती है। सोर्स ऑफ लेबर फोर्स, रूरल एरियाज में लेबर है वो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं बट इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर के लिए भी वो लेबर आती है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होता है, अगर रूरल एरिया को हम लोग डेवलपमेंट करते हैं तो अर्बन के साथ साथ जब रूरल एरिया भी डेवलप होता है तो उससे जो अर्बन सेंटर की तरफ माइग्रेशन है वो माइग्रेशन रिड्यूस होने लगता है। बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है लोगों को अपने गांव देहातों में ही। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होता है तो उससे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर नहीं पड़ता। तो जो हमने अर्बनाइजेशन में इश्यूज पढ़े थे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में, वो सारे इश्यूज आप यहाँ समझ सकते हैं कि कैसे लोगों को अगर रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में माइग्रेट होने से ही हम रोक दें, वो फैसिलिटीज उन्हें रूरल एरियाज में ही दे दें, तो अर्बन एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर फेल नहीं होगा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, रूरल एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, स्किल डेवलपमेंट में हम लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो ओवरऑल जो रूरल वर्कफोर्स है वो इम्प्रूव होती है और इससे एक स्किल्ड हेल्दी रूरल पॉपुलेशन निकल कर आती है। क्योंकि हम स्किल डेवलपमेंट में भी बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर पे भी बात कर रहे हैं, एजुकेशन पर भी बात कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ओवरऑल हमारा नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस होती है रूरल सेक्टर की, एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन है। ये सब चीज़ बेसिक थ्योरेटिकल है, ऐसी एक एक लाइन की आप लोग इसे रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ इतना समझाने पढ़ाने वाला नहीं बचा है। गवर्नमेंट का क्या रोल है इन स्ट्रेंथनिंग रूरल सेक्टर, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लॉन्च करे क्योंकि एट दी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखो गवर्नमेंट की है। अब गवर्नमेंट ने जैसे मनरेगा है, मनरेगा बदल के वीबी राम जी स्कीम आ गई है। जब ये पीपीटी मैंने बना के रखी थी अपने टाइम पर, तब उस समय मनरेगा चल रही थी, अब वीबी राम जी स्कीम आ गई जिसको हम लोग ओवरऑल अपना स्कीम वाले वीडियोस में कवर करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, आवास योजना ग्रामीण है, एनआरएलएम है, किसान योजना है, एफएमई स्कीम है, तो अलग अलग स्कीम से जो गवर्नमेंट लेकर आई है जिससे रूरल एरियाज को फर्दर डेवलपमेंट किया जा सके। नाबार्ड का क्या रोल है, नाबार्ड का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। नाबार्ड भी तरह तरह से काम करती है रूरल डेवलपमेंट के लिए, जैसे रीफाइनेंस सपोर्ट देती है कोऑपरेटिव बैंक्स को, रूरल बैंक्स को, इवन एसएफबीज को भी देती है, जेएलजीज के लिए रीफाइनेंस। फिर आरएफआईडी से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है, एफपीओस को, एसएचजीज को, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स को नाबार्ड प्रमोट करता है। वाटरशेड डेवलपमेंट, क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर या नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को नाबार्ड के थ्रू फंड भी मिलता है और नाबार्ड इन्हें सपोर्ट भी करता है। मेजर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर इंडियन रूरल इकोनॉमी की हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि एग्रीकल्चर एक डोमिनेंट एक्टिविटी है रूरल एरियाज में, हम लोगों को समझ आ चुका है। अब इन पॉइंट्स की डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा जब तक ज़रूरी ना हो। बेसिक आप समझ सकते हैं कि रूरल एरिया है, वहाँ पे एग्रीकल्चर ही प्राइमरी एक्टिविटी होती है। जो ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वो एग्रीकल्चर पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड करती है। और क्रॉप कल्टीवेशन के अलावा, एग्रीकल्चर के अलावा हमारे पास जो एलाइड एक्टिविटीज़ हैं, जैसे डेयरी है, डेयरी है, फिशरी है, पोल्ट्री है, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये सब चीज़ें रूरल इकोनॉमी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करती हैं। लो पर कैपिटा इनकम होती है रूरल एरियाज में, पर कैपिटा इनकम कम होती है, इसीलिए हमारा सारा एम रूरल डेवलपमेंट और फार्मर्स की इनकम बढ़ाने पर लगा रहता है। स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है, हमारे पास कॉन्टिन्यूस सब डिवीजन नहीं है लैंड का। क्योंकि किसी ने लैंड छोटी सी खरीद ली है, किसी पे पैसा नहीं है, किसी को अपनी डेट में अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी, तो ये एक इशू है कि स्मॉल ऑपरेशनल होल्डिंग्स है हमारे पास। कॉन्टिन्यूस सब डिवीजन ऑफ लैंड ड्यू टू इनहेरिटेंस हैज रिजल्टेड इन फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। पहले एक आदमी था, उसके पास मान लो 100 बीघा ज़मीन थी, उसके 10 बच्चे हुए तो सबको 10-10 बीघा मिल गई। फिर उन 10 बच्चों के और 2-2 बच्चे हुए तो उनका लैंड होल्डिंग जो है कम होती चली गई। इससे क्या होता है, इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी कम हो जाती है, मैकेनाइजेशन मुश्किल हो जाता है और जो छोटे फार्मर्स होते हैं उन्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं मिलता। मानसून डिपेंडेंट होता है हमारा, हमने अलग अलग तरीके से समझा भी है कि हमारी जो खेती है मानसून पर डिपेंड करती है। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, बहुत सारे इंडिया के अंदर पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लो है। क्यों? क्योंकि स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है, सॉइल हेल्थ अच्छी नहीं है, मैकेनाइजेशन सही नहीं है, लो क्वालिटी सीड्स को यूज़ कर रहे हैं या फिर कैपिटल ही नहीं है। सीजनल नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज सीजनल होती हैं और क्रॉप साइकिल पर डिपेंड करती हैं। जब सोइंग और हार्वेस्टिंग का टाइम होता है तब लेबर डिमांड ज़्यादा होती है, और जब लीन पीरियड आता है एग्रीकल्चर का उस समय एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होता है रूरल सेक्टर के अंदर, कि भाई एक फैमिली के पास खेती है, वहाँ 4 लोग हैं, 2 लोग भी उतनी ही खेती कर रहे हैं, 4 लोग भी उतनी ही खेती करेंगे, तो जितने लोग रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा लोग एक्चुअली में वहाँ काम कर रहे होते हैं। हाई डिपेंडेंस ऑन इन्फॉर्मल सेक्टर होता है,
बहुत सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं रूरल इंडिया में, वो इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे स्मॉल फार्मिंग, एग्रीकल्चर लेबर, कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, रूरल ट्रेड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो इनफॉर्मल सेक्टर के जो वर्कर्स होते हैं, उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं होते, फिक्स वेजेस होती हैं, पेंशन फैसिलिटीज़ नहीं होती और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। रूरल एरिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। रूरल इंडस्ट्रीज रिसेंट ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करी हैं, बट और भी बहुत ज़्यादा ग्रो करने का उसमें स्कोप है। अब यहाँ पे लिमिटेड प्रेजेंस है इंडस्ट्रीज की, तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, इनकम डाइवर्सिफिकेशन लिमिटेड हो जाता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी कम आता है। इंक्रीजिंग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम सोर्सेज, रूरल इकोनॉमी जो होता है धीरे धीरे एग्रीकल्चर से डिपेंडेंस इनका कम होता जा रहा है। अब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम की बात करते हैं। अब वो लोग डेयरी फार्मिंग की, फिशरीज की, पोल्ट्री की, फूड प्रोसेसिंग की, रूरल टूरिज्म की, कंस्ट्रक्शन की, बिजनेसेस की, ट्रांसपोर्ट की, डिजिटल सर्विसेज की, इन सारी चीज़ों की बात होती है रूरल इंडिया के अंदर भी। डाइवर्सिफिकेशन से इनकम स्टेबिलिटी इंप्रूव हुई है और जो वल्नरेबिलिटी थी एग्रीकल्चर रिस्क की, वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। लो कैपिटल फॉर्मेशन है। कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है कि क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट, जैसे कि मशीनरी, इरिगेशन सिस्टम, रोड, वेयर हाउसेज, स्टोरेज फैसिलिटी। तो कैपिटल फॉर्मेशन रूरल एरिया के अंदर अभी भी काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाउस होल्ड सेविंग्स लिमिटेड है, पर कैपिटा इनकम कम पड़ी थी ना हमने, हाउस होल्ड सेविंग्स लिमिटेड है, इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी लो है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट काफ़ी एरियाज में इनएडुकेट है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फिर भी अर्बन एरियाज के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा कम है। लिमिटेड एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हम कॉन्सेप्ट भी लेकर आए, आरआरबीज का, माइक्रो फाइनेंस का, नाबार्ड का, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस का, स्मॉल फाइनेंस बैंक का, बट उसके बाद भी एक्सेस बहुत ज़्यादा कम है फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट रूरल एरियाज में। इनएडुकेट मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। मार्केटिंग जो है रूरल एरियाज में अभी भी उन्हें स्ट्रक्चर्ड कॉन्स्टेंट मिलते हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, वेयर हाउसेज प्रॉपर नहीं है, इनएडुकेट नंबर है वेयर हाउसेज का, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, इंटरमीडिएरीज पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होती है और प्राइस फ्लक्चुएशन होता है। तो जब वीक मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो फार्मर्स को उनके प्राइसेस भी कम मिलेंगे प्रोडक्ट्स के। लो लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन है। अब क्योंकि ज़्यादातर पार्ट जो है वहाँ पे गरीब किसान है, छोटा किसान है, उस पे इतना पैसा नहीं हो पाता कि वो इतनी महंगी-महंगी मशीनरी खरीद पाए। जो हमारी कुछ स्टेट्स है जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे काफ़ी अच्छा हुआ है मैकेनाइजेशन, बाकी स्टेट्स में मैकेनाइजेशन इतना अच्छा नहीं हो पाया है। गवर्नमेंट सपोर्ट का रोल इसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। रूरल इकोनॉमी की हम लोग जब बात करते हैं, तो इन्हें सब्सटेंशियल गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मेजर फॉर्म जो होते हैं दैट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर सब्सिडीज, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, क्रॉप इंश्योरेंस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इरिगेशन प्रोजेक्ट, रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, फार्मर वेलफेयर प्रोग्राम। जो हमने पीछे भी पढ़ा था कि गवर्नमेंट को क्या क्या सपोर्ट करना है। गवर्नमेंट जितनी स्कीम्स लेकर आ रही है, समझ लीजिए वो हर वो चीज़ जो भी कमी है रूरल एरिया की, उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, वेलफेयर हो फार्मर का, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की बात हो, सब्सिडीज की बात हो, क्रॉप इंश्योरेंस की बात हो, एमएसपी का इशू हो, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो या रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट की बात हो। रूरल इकोनॉमी में इमर्जिंग चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं? इमर्जिंग चेंजेस की हम लोग जब बात करते हैं, तो काफ़ी सारे चेंजेस है, जैसे इंक्रीजिंग अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, ग्रोथ ऑफ एफपीओज, एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर। तो ये सब चीज़ें हैं, आप बेसिकली पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसा इन डेप्थ इसमें बताने कराने का नहीं बचा है। नाबार्ड का क्या रोल है इन इम्प्रूविंग इकोनॉमिक एक्टिस्टिक्स? तो नाबार्ड का तो रोल देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड रीफाइनेंस असिस्टेंस देगा, इरिगेशन वाटरशेड डेवलपमेंट आरआईडीएफ के थ्रू रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट पे काम करेगा, एफपीओस को प्रमोट करेगा, एसएचजीस को प्रमोट करेगा, जेएलजीस को प्रमोट करेगा। जो हमने पीछे पढ़ा था वही सब कुछ यहाँ पर है कि ओवरऑल नाबार्ड का वही रोल है रूरल डेवलपमेंट के अंदर। मेजर सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स इंडियन रूरल इकोनॉमी की बात करें कि एग्रीकल्चर सेंटर्ड होती है, स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम होता है, ट्रेडिशनली जॉइंट फैमिली सिस्टम्स अभी भी प्रिवेलिंग है रूरल एरियाज में, जहाँ पे मल्टीपल जनरेशन एक साथ रहती हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करती हैं। कम्युनिटी ओरिएंटेड लाइफस्टाइल होता है। रूरल कम्युनिटीज जो होती है, दे हैव वेरी क्लोज सोशल रिलेशनशिप्स और कलेक्टिव लिविंग। प्री डोमिनेंस ट्रेडिशनल सोशल इंस्टीट्यूशंस का होता है, जैसे फैमिली हो गई, विलेज पंचायत है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लोअर लिटरेसी है, एजुकेशन अटेनमेंट बहुत ज़्यादा कम है, लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर है, क्योंकि बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं है, बड़े प्राइवेट स्कूल्स नहीं है,
तो कुछ जो अर्बन और रूरल एरिया का डिवाइड है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो रहेगा ही रहेगा। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। रूरल सोसाइटीज को हम लोग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, जैसे कास्ट, ऑक्यूपेशन, लैंड ओनरशिप, इकोनॉमिक स्टेटस। ये चीज़ें मैटर करती हैं रूरल एरियाज में। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ऑफन possesses वेरिंग लेवल ऑफ एक्सेस टू द लैंड, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इंपॉर्टेंट रोल ऑफ वुमेन होने लग गया है कि अब रूरल वर्कफोर्स का इंपॉर्टेंट पार्ट हो गई है। पहले जब हम लोग सिर्फ खेती खेती की बात किया करते थे, तब मेंस का ज़्यादा प्रीडोमिनेंट रोल होता था। अब एलाइड एक्टिविटीज़ इतनी सारी हो गई हैं एग्रीकल्चर के अंदर भी, फिर डेयरी फार्मिंग आ गई, एनिमल हस्बेंड्री आ गई, फिशरीज आ गई, तो यहाँ पे वुमेन्स का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उनका अब जो जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अच्छा हो गया है, बट अभी भी उनके पास लिमिटेड ओनरशिप ऑफ एसेट्स होती है। गवर्नमेंट इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना रही है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस कर रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काम कर रही है, जिससे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस रूरल वुमेन का इंप्रूव होता जा रहा है। रिच कल्चरल हेरिटेज है, कम्युनिटी कोऑपरेशन पे रूरल इंडिया अभी भी डिपेंड करता है। सोशल अवेयरनेस बढ़ती जा रही है विद द टाइम, माइग्रेशन और चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर हो रहा है। माइग्रेशन से भी रूरल इंडिया की सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में इन्फ्लुएंस आया है, चेंज हुआ है। बहुत सारे रूरल यूथ जो है अर्बन एरियाज में माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। माइग्रेशन से क्या हुआ है, न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है रूरल एरियाज में भी, और ऑक्यूपेशनल पैटर्न भी बदलते जा रहे हैं। रेमिटेंस जो माइग्रेंट वर्कर से आते हैं, उससे फर्दर रूरल हाउस होल्ड्स की इकोनॉमिक कंडीशन सुधर जाती हैं। बट एट द सेम टाइम जब एक्सेसिव माइग्रेशन होता है, तो लेबर शॉर्टेजेस भी होती हैं ड्यूरिंग द सोइंग एंड हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ द क्रॉप्स। चैलेंजेस क्या है रूरल ये सोशल स्ट्रक्चर के साथ रूरल इंडिया में, जैसे लोअर लिटरेसी रेट है, अनइक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन है, जेंडर इनइक्वालिटी है, चाइल्ड लेबर है, पॉवर्टी है, माल न्यूट्रिशन है, डिजिटल डिवाइड है। ये सब चीज़ें आप रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा समझाने का नहीं बचा है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स अलग-अलग है, जो हम लोग अलग-अलग स्कीम्स में पढ़ेंगे, बट फिर भी कौन सी स्कीम्स मेजर पढ़नी है, आप उनके नाम यहाँ देख सकते हैं। आयुष्मान भारत, नेशनल हेल्थ मिशन, समग्र शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। ये हर स्कीम रूरल एरिया के सोशल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड का रोल वही है जो हम लोग पीछे पढ़ते आ रहे हैं, उसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मेजर डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडियन रूरल इकोनॉमी की, जैसे लार्ज रूरल पॉपुलेशन है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है। ये सब चीज़ें थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ ऐसा बताने का नहीं है। मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी है, हाई डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर है। आप लोगों को जब पीडीएफ दूंगा उसमें आप लोग इसको रीड कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन को पॉज करके भी साथ साथ आप लोग इसे रीड कर सकते हैं। यंगर पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है, डिपेंडेंसी रेशियो है, सेक्स रेशियो वहाँ का है कि वहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स क्या होते हैं, वो हर जगह सेक्स रेशियो की डेफिनेशन वही होती है। और अभी जो पुराने सेंसस के कुछ क्वेश्चंस है वो हम लोग इस पार्ट के लिए करने की कोशिश करेंगे। सेंसस के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा इस वीडियो के लिए, जिसमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प मिलेगी। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, माइग्रेशन, फर्टिलिटी रेट। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात करते हैं तो रूरल इंडिया में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी काफ़ी अच्छे से हुआ है। अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर जो चेंजेस आए हैं कि फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन होने शुरू हुए हैं, लिटरेसी बढ़ी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई हैं, वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में, एग्रीकल्चर से नॉन फार्म ऑक्यूपेशंस की तरफ शिफ्ट हुआ है, माइग्रेशन टुवर्ड्स अर्बन सेंटर्स और डिजिटल कनेक्टिविटी का एक्सपेंशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये कुछ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुआ है रूरल इंडिया में। इसके लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ये लिस्ट है स्कीम्स की जो हम लोग करेंगे। स्कीम्स को इन्हीं हेडिंग के अंदर मैं कराने की कोशिश करूंगा आप लोगों को अलग से। अब रूरल बैकवर्डनेस की बात करते हैं तो रूरल बैकवर्डनेस होती क्यों है। रूरल बैकवर्डनेस क्या है, गांव का जो पिछड़ापन होता है। ये एक डिस्क्रिप्टिव का टॉपिक है आपके लिए कि इसके कॉजेज क्या हैं। तो जैसे एग्रीकल्चर पर हैवी डिपेंडेंस, अब हम लोग अलाइड एक्टिविटीज़ की तरफ भी जाते आ रहे हैं, बट जो ओवर द एजेस हमारी एग्रीकल्चर की हैवी डिपेंडेंस थी, उसकी वजह से रूरल बैकवर्डनेस रही है। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, वही सारे इश्यूज जो हम रूरल एरियाज के इश्यूज पढ़ते आ रहे हैं, उसी की वजह से बैकवर्डनेस है, वही हम लोग सारे नाम यहाँ पढ़ेंगे, जैसे स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, डिपेंडेंस ऑन मॉनसून, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो। inadequate irrigation facilities, poor rural infrastructure, limited access to institutional credits, weak agriculture marketing systems, low level of industrialization, low level of education and skill development। ये वो सब causes हैं जिनकी वजह से रूरल बैकवर्डनेस है अभी भी। पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, सोशल इनक्वालिटी, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, वीक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट,
रीजनल इम्बैलेंसेस, लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइवलीहुड। रूरल बैकवर्डनेस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि रूरल कम्युनिटीज़ के साथ साथ नेशनल इकोनॉमी को भी अफेक्ट करता है। आपका अगर एक सेक्शन पिछड़ रहा है तो ओवरऑल हमारा नेशन भी पिछड़ रहा है कहीं ना कहीं। मेजर कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे रूरल बैकवर्डनेस के, वो हम लोगों ने समझे सारे। जब तक इन इश्यूज को एड्रेस नहीं करे जाएंगे तब तक इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव नहीं कर पाएंगे, और इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होगी तो हमारी नेशनल इकोनॉमी का ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। इंपॉर्टेंट मेजर्स क्या है, हमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बेटर करना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना है, रूरल इंफ्रा को इम्प्रूव करना है, एफपीओज को प्रमोट करना है, रूरल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट को एनहेंस करना है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को स्ट्रेंथन करना है, क्लाइमेट रेजिलियंट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करना है। ये हमारे मेजर्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग रूरल बैकवर्डनेस को कैटर कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। नाबार्ड का रोल वही रोल है जो हम लोग पीछे हर जगह पढ़ते आ रहे हैं। इसके साथ हमारा रूरल इंडिया का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। बाकी दोनों पार्ट्स हम लोग एग्जाम के नोटिफिकेशन आने के बाद करेंगे। तब तक हमारा फोकस अब एमसीक्यूज पे और गवर्नमेंट स्कीम्स पे ज़्यादा रहेगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये मेरा नाबार्ड का चैनल है, इसे आप लोग फॉलो कर लीजिए अगर अब तक फॉलो नहीं करा। नेक्स्ट वीडियो से अब हम लोग मंडे से एग्रीकल्चर, करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज और गवर्नमेंट स्कीम्स इन चीज़ों पर ज़्यादा बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।